हिंदुस्तान अखबार, शुक्रवार 26 जून 2026। सोपान जोशी का लेख है अमराइयों के आनंद से अनजान पीढ़ियां। भारत करोड़ों आम विशेषज्ञों का देश है। आम के जिक्र से ही चेहरे खिल उठते हैं। कुछ कहने की तीव्र इच्छा जाग उठ जाती है। जिसे आम खाना पसंद ना हो वह भी उस पर बात करता पाया जा सकता है। हमारे यहाँ कितने ही फल हैं, कितने ही तरह का खान पान है, मगर आम की तरह किसी दूसरी चीज पर ना इतनी बात होती है, ना इतना लेखन ही। नगर नगर में आम पर उत्सव होते हैं। हर कहीं लेख छपते हैं और चर्चाएं होती हैं। अखबार, टीवी से लेकर सोशल मीडिया तक किसी दूसरे देश का किसी एक फल या एक पेड़ के साथ ऐसा संबंध नहीं है जैसा हमारा आम के साथ है। केवल भारत ही नहीं, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में भी दीवानगी का ऐसा ही आलम रहता है। जिनके यहाँ आम का झाड़ ना हो वे भी आम के चक्कर में पड़ ही जाते हैं। छोटी कक्षाओं में निबंध लिखवाए जाते हैं जिनके शीर्षकों में आम फलों का राजा है शामिल रहता है। बचपन के निबंध से खुला खाता आजीवन चलता है। उसी शैली में आम पर अनेक निबंध और लेख आते ही रहते हैं। उनमें कम से कम 3 तरह की बातें पाई गई हैं। एक प्रवाह की कहानियां खासकर दादा परदादा या नाना नानी अम्मा से जुड़ी हुई हैं। दूसरी आम की विशेष किस्मों की बातें। दो एक बढ़िया आमों के वर्णन के साथ। और तीसरी प्रसिद्ध लोगों के किस्से जिनमें राजा, महाराजा और नवाब, सुल्तान भी हो सकते हैं। हाँ, आम के खास होने की बात के बिना लेख पूरा नहीं हो सकता। 2 या 3 पीढ़ी में हम भूल गए कि हमारा सामाजिक जीवन अमराई के इर्द गिर्द ही चलता रहता है। अनेक सारे उत्सव और पर्व अमराई में ही मनाए जाते हैं। गांव में मुसाफिर के ठहरने का इंतजाम अमराई में ही होता है। आज ही आंध्र प्रदेश के गांव का एक हिस्सा बंतलम मीड़ी कहलाता है, यानी आम की रसोई। यहाँ से आने जाने वाले मुसाफिर रुक कर अपना भोजन बना लेते हैं। यात्रियों के अमराई में रुकने के चलन का तो एक दो पीढ़ी पहले तक आम बात थी। बहुत पीछे खोजने निकलेंगे तो प्राचीन उत्तर प्रदेश के संन्यास्त महात्मा अमराइयों में ही विचरित मिलेंगे, चाहे वह महावीर हो या गौतम बुद्ध। आस्तिक परंपराओं में तो अमराई का महत्व बहुत अधिक था। इनको कामदेव का निवास माना जाता था। इनकी असली रौनक या तो बसंत पंचमी और होली जैसे बसंतोत्सव के पर्व पर होती थी या शादी ब्याह में। अनेकानेक गांव में बारात बधू के गांव के अमराई में हुई रुकती थी। गांव बरातियों के स्वागत में अमराई के खुशगवार बना देते थे। वह वहाँ खान पान, आराम और आनंद का इंतजाम कर देते थे। आज भी अपने आस पड़ोस और घर परिवार में बड़े बुजुर्गों से पूछेंगे तो ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अमराई में रुकने वाली बारातों में शामिल थे। बिहार के कई इलाकों में आज भी ऐसे लोग मिल जाते हैं जो गांव की रचना में अमराई और आम के पेड़ों की भूमिका बता सकते हैं। बैठान और छावनी मगध के गांव में हुआ करती थी। मिथिला में दाह संस्कार पीछू आम के पेड़ काटकर होते थे। यह और दिव्यगंत की याद में अमराई को समाज को भेंट देना पुण्य का काम माना जाता था। उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ फल पट्टी अधिसूचित है वहाँ अमराइयाँ हुआ करती थी। गर्मी से बचने के लिए गांव के में अमराइयों में स्थानांतरित हो जाते थे। घनी छांव और पक्षियों के कोलाहल में लोग राहत पाते थे। यह जानने के लिए जमीन के पेचीदा दस्तावेज पढ़ना सीखना जरूरी नहीं। प्रेमचंद और फणीश्वर नाथ रेणु जैसे लोकप्रिय लेखकों की कृतियां में अमराई का वर्णन मिलता है। श्री लाल शुक्ल अपने बचपन के उत्तर प्रदेश की असीम अमराइयों का
खान करते हैं। बंगाल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अमराई का महत्व इससे अधिक ही था, अगर बराबर ना रहा हो। दक्षिण भारत के राज्यों में भी, यहाँ तक कि जैसलमेर के राजा राज परिवार के स्थार के रेगिस्तान में आम लगवाए थे। दिल्ली से गुड़गांव जाते हुए मेहरोल के पास एक अंधेरिया मोड़ आता है, जो एक समय आम के घने पेड़ों से ऐसा पटा था कि जिनके नीचे अंधेरा ही रहता था। हमारी आज़ादी के समय में दो घटनाएं हुई जिनकी चर्चा नहीं होती, लेकिन जिन्होंने हमारे सामाजिक जीवन पर गहरा असर डाला था। पहला था अमराइयों का कटना। प्राचीन काल के सम्राट रहे हों या मुगल काल के बादशाह, राज करने वालों ने अमराइयों की तरह तरह के बढ़ावा दिया था। आज़ादी के बाद तो यह इस बेदर्दी से हुआ कि अमराइयों का यह देश पूरी तरह भूल गया कि इसकी संस्कृति क्या थी। इसी के साथ चलते सामाजिक जीवन का मेलजोल और शामिलती साझा त्योहारों की जीवन मिटती गई। दूसरा अंतर आया अचानक से लगे बगीचों में। आज़ादी के बाद सभी राज्यों में लैंड सीलिंग या भूमि के स्वामित्व की सीमाएं तय हुई। जिन परिवारों के पास खूब सारी जमीन थी, उन्होंने रातों रात आम के बगीचे लगा लिए, क्योंकि बगीचों की जमीन की सीमा तय नहीं थी। आज बाजार में बिकने वाला लगभग सारा आम ऐसे ही बगीचों से आता है, जो जमीन को परिवार में बनाए रखने के लिए लगे हैं। इनके मालिक साल भर बगीचे में पैर नहीं धरते। आम की फसल की देख-रेख ठेकेदार करते हैं, वही बेचते हैं। जिन आमों की बात करते हुए इनके शौकीन थकते नहीं, उनको डरावने और बेमुरब्बत तरीके से उगाया पकाया जाता है। तभी तो हमारे आम का आयात करने वाले देश कभी कभी उस पर रोक लगा देते हैं। पर यह कड़वी सच्चाई आम फलों का राजा है शीर्षक निबंध में नहीं आती। अमराई का मतलब हम भूल चुके हैं, लेकिन आम का आनंद आज भी हमारे भीतर मौजूद है, चाहे उसकी बात हम कल्पना के सारे ही करते हैं। अगला लेख है वेनेजुएला का दर्द। वेनेजुएला में आए भूकंप ने केवल भारी तबाही मचाई है, बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। आमतौर पर एक बड़े झटके के पहले या बाद में छोटे झटके आते ही हैं, पर इस बार वेनेजुएला में पहला झटका 7.2 और दूसरा झटका 7.5 की तीव्रता का रहा। क्योंकि इतनी तीव्रता का भूकंप इमारतों को झकझोर देती है। वेनेजुएला में बड़ी संख्या में इमारतें भरभरा कर ढह गईं। देश के अनेक इलाकों में मलबों का ढेर लग गया और इससे हुए नुकसान की सटीक आकलन में काफी वक्त लग सकता है। दुख की इस घड़ी में यह उम्मीद और प्रार्थना करनी चाहिए कि जान गंवाने वालों की संख्या कम से कम हो। यह भूकंप पिछली एक सदी में देश में दर्ज किए गए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में शामिल है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति टेल्सी रोड्रिगेज के लिए ही नहीं, यह उस पूरे देश की चुनौतियों भरा समय है। दुनिया के तमाम सक्षम देशों को वेनेजुएला की मदद करनी चाहिए, विशेष रूप से अमेरिका को वेनेजुएला के बचाव व राहत कार्यों में मुस्तैदी दिखानी चाहिए। लोग अभी भूले नहीं हैं, इसी देश में घुसकर अमेरिका ने एक अभियान चलाया था, जिसके तहत इस देश के राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार कर रातों रात अमेरिका ले जाया गया था। राजनीतिक और आर्थिक स्थिति से गुजरते इस देश में यह ताजा आपदा दुख या अवसाद का नहीं, विकास व पुनर्वास का अवसर बने। क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े और आबादी में झारखंड से भी छोटे वेनेजुएला को इस आपदा से उबरने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हालांकि एक अहम पहल यह भी है कि देश में लगभग 90% तक शहरीकृत हो चुका है। इस वजह से भी यहाँ जान माल के ज्यादा नुकसान की आशंका है। आमतौर पर ग्रामीण इलाके भूकंप की तुलनात्मक रूप से आसानी से झेल लेते हैं, लेकिन शहरी इलाकों में ऊंची इमारतें
तबाही बढ़ा देती हैं। वेनेजुएला में बड़े पैमाने पर वाहनों को नुकसान हुआ है। राहत सामग्री और अन्य मदद के लिए वहां परिवहन को युद्ध स्तर पर दुरुस्त करना होगा। यह है अमेरिका और खासकर उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए वेनेजुएला में अपनी लोकप्रियता बचाने का एक अवसर है। परंपरा के अनुसार भारत से भी वेनेजुएला के लिए यथासंभव मदद जानी चाहिए। यह विचार की बात है कि दुनिया में भूकंप के मामले बढ़ रहे हैं। वैसे इसका कोई निश्चित हिसाब नहीं है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है, वहां विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतें नहीं बनने देनी चाहिए। देश कोई भी हो, ये ऊंची इमारतें तभी खड़ी हों जब उनमें 8 तीव्रता वाले भूकंप को झेलने की क्षमता हो। निसंदेह 7 या उससे अधिक तीव्रता के भूकंप असामान्य हैं, लेकिन इतनी तीव्रता के औसतन 16 भूकंप हर साल होता है। मतलब अब जब वेनेजुएला में नए सिरे से इमारतें खड़ी हों तो उनमें 8 से ज़्यादा तीव्रता वाले भूकंपों को सहने की क्षमता अवश्य होनी चाहिए। हर आपदा अवसर के साथ एक सबक भी है। अगला लेख है कश्मीर का भाग्य निर्णय। पाकिस्तान की गतिविधि तथा कश्मीर की स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि निकट भविष्य में ही पाकिस्तान हरकतें को कश्मीर की रक्षा के लिए फिर कड़ी कार्रवाई करने के लिए बाध्य करेगी। ये तो सीमावर्ती प्रदेश पर पाकिस्तानी हमलों द्वारा लूटमार की घटनाएं बहुधा होती रहती हैं, किंतु सीमा से 400 गज दूर कश्मीर राज्य की भूमि पर पाकिस्तानी आक्रमणकारियों ने एक कर छापा मारकर 2 भारतीय सैनिकों को मार डाला। हमलावर लाशों को अपने साथ ले गए थे, किंतु संयुक्त राष्ट्रीय पर्यवेक्षक ने उन्हें बरामद कर भारतीय सैनिक अधिकारी को सौंप दिया। युद्ध विराम आदेश का यह उल्लंघन एक सामान्य घटना नहीं जिसकी उपेक्षा की जा सके। वास्तव में पाकिस्तानी अधिकारी तथा समाचार पत्र जिहाद की जिस भाषा में आग उगल रहे हैं, उसकी चिंगारी कराची तथा लाहौर से उड़कर बड़ी आसानी से कश्मीर पहुंच सकती है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री श्री जफरुल्लाह तथा दूसरे अधिकारियों के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष धमकियों और डॉन जैसे पत्रों के झूठे और उत्तेजक प्रचार से ही यह धारणा उत्पन्न होती है कि पाकिस्तान ललकार रहा है और उसके हाथ पांव लड़ाई के लिए खुजला रहे हैं। डॉन उस दल का मुखपत्र है जिसके हाथों में पाकिस्तान की बागडोर है, किंतु नेहरू जैसे व्यक्ति को वह किन शब्दों में प्रत्युत्तर दे सकता है। यह पत्र के 8 जून के अंक से स्पष्ट हो जाता है। डॉन की तहजीब की बानगी देखिए। यह डाकू है जिसने कश्मीर की स्वतंत्रता का अपहरण किया और उन्हें अपनी फौजों द्वारा दबा रखा है। यह लुटेरा है जो अपने सैनिकों को संगीनों के बल पर उस राज्य के असहाय लोगों को ऐलान करने के लिए विवश करता है कि वे उन पावों को प्यार करते हैं जो उन्हें रौंद रहे हैं। डॉन के पाकिस्तान के विदेश मंत्री की सलाह दी जाती है कि उन्हें सुरक्षा परिषद से कह देना चाहिए कि यदि उसने कार्रवाई ना की तो पाकिस्तान अवश्य करेगा। पाकिस्तान जनता के दिमाग में रणोन्माद भरने के कैसे प्रयत्न हो रहे हैं, उसका एक उदाहरण इवनिंग टाइम्स द्वारा लिया गया जनमत है। नीलांशु रंजन का लेख है किसानों मजदूरों के सच्चे साथी। सहजानंद सरस्वती। सन 1879 में महाशिवरात्रि के दिन 26 जून को पैदा हुए नवरंग राय, जो आगे चलकर स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम से विख्यात हुए, शिव के बड़े उपासक थे। किसानों मजदूरों के शोषण से बचाने के लिए उन्होंने असह्य तकलीफें उठाई। स्वाधीनता आंदोलन के किसानों के मुद्दों को जोड़ने के लिए उन्होंने एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया और तब के सभी नेताओं राजनीतिक दलों से सैद्धांतिक लड़ाइयाँ मोल ली। यहाँ तक कि महात्मा गांधी से भी किसानों के मुद्दे पर उनका मतभेद हो गया, लेकिन वह
कभी भी विचलित नहीं हुए। स्वामी जी का मानना था कि जिस व्यक्ति को शोषित पीड़ितों के अधिकारों के लिए, सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करना है, उसे इस बात की फिक्र नहीं होनी चाहिए कि कौन सी राजनीतिक पार्टी या सामाजिक संस्था उसके साथ है। उसे फिक्र बस यह होनी चाहिए कि जिस वर्ग की वह लड़ाई लड़ रहा है, उस शोषण, दमन और बिखरने से कैसे बचाया जा सके। जब किसानों पर जमींदारों द्वारा जुल्म ढाए जा रहे थे, तब 1927 में पटना से पश्चिम बिहाटा में पटना पटना पश्चिम किसान सभा की स्थापना की। यहाँ बच्चों के संस्कृत पढ़ाने की सीताराम आश्रम की स्थापना हुई और आश्रम क्रांति का प्रतीक बना। इसलिए किसान आंदोलन के विस्फोट का केंद्र बिहार ही माना जाता है। पटना पश्चिम किसान सभा, जिसे एक सुधारवादी संगठन के रूप में खड़ा किया गया था, के स्वरूप व ढांचे में आगे चलकर तब्दीलियां आती रहीं और वह किसान आंदोलन के नेतृत्व संगठन के रूप में उभरा। इन बुद्धिजीवियों में प्रमुख थे राहुल शंकरतन दिनकर, नागार्जुन, रामदयाल पांडे, महाश्वेता देवी, प्रभाकर माचवे, यदु नंदन शर्मा, कारिन आनंद शर्मा, इंदुलाल याज्ञिक वगैरह। बीच के कालखंड में राजेंद्र बाबू, जयप्रकाश नारायण, एन.जी. रंगा, आचार्य नरेंद्र देव, शीलभद्र याजी, राम वृक्ष बेनीपुरी आदि भी इससे जुड़े हैं। गांधी जी से प्रभावित होकर जब स्वामी जी स्वतंत्रता आंदोलन में आए, तब भी उनके जहन में किसानों के हितों का ये बात सर्वोपरि रही और पहली बार किसानों की जाति से अलग कर उन्होंने उससे एक वर्ग में रखा। इसलिए उन्होंने किसान संघर्ष के नाम पर वर्ग संघर्ष की बात की। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में उन्होंने पहल हिस्सा लिया था और जब उस अधिवेशन में किसानों मजदूरों को आज़ादी के आंदोलन से जुड़ने की बात की गई, तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। जब बिहार प्रांतीय काउंसिल की काश्तकारी कानून को लेकर किसान विरोधी विधेयक आने वाला था, तब कांग्रेस नेता राम दयालु सिंह और यमुना कार्ये की सलाह पर बिहार प्रांतीय किसान सभा बनाने की बात तय हुई। स्वामी जी की सहमति 17 नवंबर 1929 को सोनपुर मेले में इसकी औपचारिक घोषणा हो गई। विचार विमर्श के बाद उसके अध्यक्ष स्वामी जी ही बन गए। इसके बाद 1935 में अखिल भारतीय किसान का सभा संगठन हुआ। आज़ादी के 78 साल गुजर जाने के बाद भी स्वामी जी के सवाल और मुद्दे प्रासंगिक नजर आते हैं, क्योंकि आज भी सामाजिक न्याय और आर्थिक समता के एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। हर पहलू पर हर लम्हा किसानों मजदूरों के हितों की बात करने वाले स्वामी सहजानंद सरस्वती जनता के आदमी थे। इसलिए राम वृक्ष बेनीपुरी ने जनता के 4 मई 1939 में अंक में लिखा था कि जनता को साथ में चलने में वह समर्थ होगा, क्योंकि वह जनता का अपना आदमी है। शायद यही वजह है कि किसान आंदोलन की इस प्रेरणा ने सन 1948 में महारुद्र का महातांडव जैसा विचारों उत्तेजक लेख लिखा और कहा था कि जिस तरह की आधी अधूरी आज़ादी मिली है, अगर उसे ठीक ना किया गया तो यह तय है कि एक दिन महारुद्र का महातांडव होगा और पूरी धरती को हिलाकर रख देगा। रामानंद आचार्य स्वामी श्री राम नरेश आचार्य जी का लेख है, जल को ठीक से जानिए। शास्त्र में लिखा गया है कि सब हरि के शरीर है, आकाश, दिशाएं, जल इत्यादि। यह भावना की ईश्वरीय भावना है। इसी भावना से हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। अब जल से जुड़ी आध्यात्मिक नष्ट हो रही है और भौतिक भावना भी नष्ट हुई है। आध्यात्मिक भावना यह है कि जल ईश्वर का स्वरूप है। जैसे हम शरीर को बचाते हैं कि यह हमारे आत्मा का शरीर है, वैसे ही जल को भी हम माने और बचाएं। लोग ईश्वरीय भावना को
लोग ईश्वरीय भावना से जुड़कर जल को ईश्वर का शरीर माने और तो बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। पहले के लोग यह मानते थे, अपने यहाँ जल पूजन होता था, कलश पूजन होता है, वरुण देवता का पूजन होता है। यह हमारी परंपरा है। कहा जाता है कि गंगा के सप्त योजन दूर से ही गंगे गंगे कहे। इतनी गंगा की महिमा है। यदि हमें मालूम हो जाए कि हमारे पैरों के पास 100 रुपए का नोट है, तो हम उसे किसी को उठाने देंगे क्या? किंतु 100 रुपए के नोट की जगह यदि अखबार का टुकड़ा पड़ा रहता है पुराना और कोई उसे उठाता, तो हम यही कहते हैं कि सफाई कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। वैसे ही जल का महत्वता का ज्ञान हुआ। जो आज आदमी जल के लिए लापरवाह है, वह सुधरेगा। अभी तो बस खोल दिया नल और पानी बहा दिया। मैं रास्ते से गुजरता हूँ और छोटी आयु से ही मेरी आदत है, यदि कोई नल खुला है, पानी बेकार बह रहा है, तो मैं रुककर नल बंद कर देता हूँ। जल वरुण देव हैं, वो नहीं कर रहेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। इन भावनाओं को युद्ध स्तर पर प्रचारित करने की आवश्यकता है। जल का अनावश्यक विनियोग नहीं होना चाहिए। मैं एक घटना सुनाता हूँ। श्री मठ आश्रम में ठंडे जल की आपूर्ति के लिए बड़ा वाटर कूलर लगा हुआ है। एक दिन ऊपर छत से मैंने देखा, एक झाड़ू लगाने वाली ने उसी ठंडे जल से पहले हाथ धोया और फिर मेरे पैर पर भी खूब जल गिराया, फिर खूब सिर धोया। नल से ठंडा पानी सहज उपलब्ध हो गया तो दुरुपयोग हो रहा है। मैंने उसे डांटा, समझाया, यह दादागिरी है ये दादागिरी है, यह ना समझी, बतलाइए। आज समाज में अंतिम पायदान का जो आदमी है, वह भी जल का ऐसे दुरुपयोग कर रहा है जैसे कभी महारानियां करती थी। आज की महारानियां तो कितना दुरुपयोग करती हैं, भगवान ही मालिक है। आज के जल के लिए राष्ट्र के चिंतन होना चाहिए, कहना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए, निवेदन करना चाहिए कि अपनी आदतों में सुधार लाइए। जल जीवन के लिए आवश्यक संसाधन है, उसे बचाइए, उसका यथासंभव संरक्षण और संवर्धन कीजिए। आज के सारे लेख पूरे हो गए।